हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। आरसीसी का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आए हुए हैं उनको हम करेंगे। आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि जो ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं उनको बहुत बार आप छोड़ देते हो या आपको समझने में दिक्कत होती है, तो इस लेक्चर से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेईई 2023 में मेरी 8th रैंक थी, ये मेरा रोल नंबर आप देख सकते हो। उसके अलावा ये सब एग्जाम भी मैंने क्लियर किए हुए हैं, तो ये शो करने का पर्पज़ ये कि जो आपको अब क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, कंटेंट है वो इन एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं। कल के लेक्चर में ये अपना लास्ट क्वेश्चन था कि सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर जो लेटरल रिस्ट्रेन होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो किससे कम होना चाहिए, तो 60 बी या फिर 250 b² से कम होना चाहिए। और सिंपली वो कैंटिलीवर के लिए 25 बी या फिर 100 b² से कम होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए, पेपर में जैसे मैंने आपको दिखाया ये आते हैं। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन, बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट एंड शियर कोफिशिएंट फॉर कंटिन्यूस बीम ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन एज पर IS 456 में बी यूज ओनली व्हेन द स्पैन डू नॉट डिफर टू द लॉन्गेस्ट स्पैन बाय। तो बेंडिंग मोमेंट के कोफिशिएंट और शियर कोफिशिएंट होते हैं, तो उनको हम कब यूज कर सकते हैं, जब जो हमारे स्पैन है वो 15% से ज़्यादा का उनके अंदर डिफरेंस ना हो। तो जैसे कि बेंडिंग मूवमेंट के कोफिशिएंट क्या होते हैं ये आप देख सकते हो। बेंडिंग मूवमेंट कोफिशिएंट जैसे 1/12, 1/16, 1/10 डेड लोड के लिए ये होंगे, इम्पोज लोड के लिए ये होंगे। तो ये सीधे कोफिशिएंट होते हैं, इससे हम उसको फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट आ जाता है। तो इनको अब कब यूज कर सकते हैं, जब हमारा लॉन्गेस्ट स्पैन है और कोई दूसरा स्पैन है, यानी कि सबसे छोटे वाला स्पैन, उसमें 15% से ज़्यादा का डिफरेंस ना हो, उनमें 15% से ज़्यादा का डिफरेंस ना हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़े आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सारी जनता करके चली जाएगी। जो 50-60 आसान क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो 30-40 इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वे भी आपको आने चाहिए, जो हो सकता है कि आपने रूटीन में ना पढ़े हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 456 इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम शैल बी टेकन एज। तो जो कैंटिलीवर बीम होती है उसकी इफेक्टिव लेंथ हम कितनी लेते हैं, वो होगी क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ डिवाइड बाई 2। कितनी होगी, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ डिवाइड बाई 2। उसके अलावा जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है उसकी जो इफेक्टिव स्पैन होता है वो कितना होता है, जो उसका क्लियर स्पैन है। क्लियर स्पैन क्या होता है, जो ये कॉलम है, ये वाला कॉलम है, इसके जो अंदर वाला जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लियर स्पैन, प्लस जो इफेक्टिव डेप्थ है या फिर जो विड्थ ऑफ द सपोर्ट है, उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम क्या लेंगे, इफेक्टिव स्पैन लेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। इसमें बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इस मिनिमम वाले को भूल जाते हैं। किसको भूल जाते हैं, मिनिमम को। तो ये आपको याद रखना, मिनिमम वैल्यू लेते हैं इफेक्टिव स्पैन के लिए, मिनिमम वैल्यू। उसी तरह से कंटिन्यूस बीम के लिए भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर विड्थ ऑफ सपोर्ट, जो विड्थ ऑफ सपोर्ट इसके क्लियर स्पैन बाय 12 से छोटी है, तब तो सिंपली सपोर्टेड वाला ही फॉर्मूला रहेगा। लेकिन अगर जो विड्थ ऑफ सपोर्ट है, विड्थ ऑफ सपोर्ट यानी कि जो एक कॉलम है जिनके ऊपर ये बीम रखी हुई है वो स्पैन बाय 12 से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, L0 प्लस W/2 या फिर L0 प्लस D/2। तो जो इनमें से जो छोटा होगा, किस वाले केस में, अगर W L/12 से ज़्यादा हो। तो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको पता होना चाहिए मिनिमम और विड्थ आपको निकालनी पड़ेगी तुरंत फटाफट, और उसके बाद उसका इफेक्टिव स्पैन निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम लिमिटिंग डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन RCC बीम रिजल्ट इन। अगर आपने हाई स्ट्रेंथ स्टील की यूज करी है RCC बीम में तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, तो उससे हमारी बीम की डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई अगर हमने हाई स्टील यूज कर ली तो उसकी डेप्थ तो कम होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, डेप्थ उसकी कम नहीं होगी, उसकी डेप्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सी ऑप्शन। वैसे तो क्वेश्चन में इसको थोड़ा और अच्छी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए थी ताकि क्वेश्चन क्लियर हो, लेकिन इसमें होता क्या है, अगर आप हाई स्ट्रेंथ की स्टील यूज करोगे और स्टील का एरिया सेम रखोगे तो एक टाइप से ये कहना चाह रहा है, तो जो आपकी बीम है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और उसको बैलेंस सेक्शन बनाने के लिए आपको इफेक्टिव डेप्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा। बैलेंस सेक्शन बनाने के लिए आपको डेप्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो उसके डेप्थ हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। और स्पैन बाय डेप्थ रेशो जो होता है 10 मीटर से कम का स्पैन है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10 मीटर से कम का स्पैन है, तब हम इसको यूज करते हैं 7, 20 और 26। कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कंटिन्यूस के लिए 26। अगर 10 मीटर से ज़्यादा का स्पैन होगा, 10 मीटर से ज़्यादा का स्पैन होगा तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 बाय स्पैन से।
अब वे 7, 20 और 26 वे वाले क्वेश्चन आने बंद हो गए। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भाई 15 मीटर की बीम है तो उसके लिए बताओ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10/स्पैन से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप श्रिंकेज मेजर्ड फ्रॉम एट कास्ट लेवल ऑफ द सपोर्ट ऑफ फ्लोर रूफ एंड ऑल अदर ओरिजोनटल मेंबर शुड नॉट एक्सीड। तो जो मैक्सिमम फाइनल डिफ्लेक्शन होता है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्पैन बाय 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्पैन बाय 250 से। उसके अलावा द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप श्रिंकेज आफ्टर द इरेक्शन ऑफ पार्टीशन, यानी कि आपने पार्टीशन वॉल बना दी या फिर दीवारें वगैरह जो भी आपको बनानी थी, उन सब को बनाने के बाद जो डिफ्लेक्शन है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो स्पैन बाय 350 या फिर 20 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों आपको याद रखने, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्पैन बाय 250 से। लेकिन अगर आपने दीवारें वगैरह बना दी, पार्टीशन वॉल वगैरह कर दी, सपोर्ट वगैरह लगा दिया, तब किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्पैन बाय 350 से। तो पेपर में दोनों क्वेश्चन आते हैं, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एज द स्पैन ऑफ द ब्रिज इंक्रीज, यानी कि ब्रिज की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज करेगी तो इम्पैक्ट फैक्टर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो आपका कम हो जाएगा। इम्पैक्ट फैक्टर आपका क्या होएगा, कम होएगा। इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वो होती है A/B+L, यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो इम्पैक्ट फैक्टर आपका कम हो जाएगा। और इम्पैक्ट फैक्टर क्या बताता है, इम्पैक्ट फैक्टर में ये बताता है ये आपका ब्रिज है, ये आपने ब्रिज बना दिया और यहाँ आपका ये रोड था सिंपल, ठीक है। तो जब गाड़ी इस रोड से ब्रिज के ऊपर आएगी, जब गाड़ी रोड से ब्रिज के ऊपर आएगी तो अचानक से ब्रिज के ऊपर कुछ वजन पड़ेगा भाई 1000-1500 किलो गाड़ी का, तो जो इम्पैक्ट की वजह से कुछ हमें लोड फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है भाई, एक्स्ट्रा वजन हम लगा के चलते हैं तो उसको बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। और उसकी वैल्यू ये होती है, अगर लेंथ बढ़ेगी ब्रिज की तो इम्पैक्ट फैक्टर कम होगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्पैन बढ़ेगा तो इम्पैक्ट फैक्टर कम होगा। अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो अचानक से पुल के ऊपर जो ब्रिज है उसके ऊपर गाड़ी जाके आएगी तो इम्पैक्ट फैक्टर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम थिकनेस ऑफ द कवर एट द एंड ऑफ ए रीइंफोर्समेंट बार शुड नॉट बी लेस देन ट्वाइस द डाई ऑफ बार सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ। तो जो मिनिमम हम कवर प्रोवाइड करते हैं एंड ऑफ रीइंफोर्समेंट बार, तो वो किससे कम नहीं होना चाहिए, 2 टाइम द डाई ऑफ बार या फिर 25 mm, 2 टाइम द डाई ऑफ बार या 25 mm। एंड कवर की बात कर रहे हैं, जैसे आपने सरिया यहाँ प्रोवाइड कर दिया तो यहाँ पे जो एंड कवर है, यहाँ पे कोई सरिया नहीं है ना, ये एंड कवर है, तो कितना होना चाहिए, 25 mm से ज़्यादा, या फिर जो डाई ऑफ बार है उससे डबल से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसके अंदर ये 15 mm लिखा हुआ था, तो उसको आप रहने दो, आप ये 25 mm वाला याद करो, ये 25 mm वाला ही करेक्ट, 25 mm या फिर 2 टाइम द डाई ऑफ द बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, थो द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम इज डिस्टेंस बिटवीन द टॉप कंप्रेशन एज टू द कॉर्नर ऑफ द टेंसाइल रीइंफोर्समेंट फॉर हैवी लोड इट इज टेकन एज दी। तो जो टी बीम होती है, ये आपकी टी बीम है, तो इसकी इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, जो ये टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है यहाँ पे, इसके सेंटर से लेके जो इसका टॉप कंप्रेशन का फाइबर है उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल सबको पता है ये चीज़ तो, लेकिन बट अगर हैवी लोड है, अगर हैवी लोड लग रहे हैं टी बीम में, तो उस केस में हम उसकी इफेक्टिव डेप्थ कितनी लेंगे, उसकी इफेक्टिव डेप्थ लेंगे 1/12 ऑफ द स्पैन। उसकी इफेक्टिव डेप्थ टी बीम की अगर हैवी लोड लग रहे हैं कितनी लेंगे, स्पैन बाय 12, स्पैन बाय 12। तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है आरसीसी में, क्योंकि आईएस कोड के प्रोविजन है जो प्रीवियस ईयर में आपको रट लेने हैं। समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रट तो सकते ही हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विड्थ ऑफ रिब ऑफ ए टी बीम इज जनरली केप्ट बिटवीन। तो जो टी बीम की रिब होती है उसकी विड्थ हम कितनी लेंगे, तो रिब क्या होती है, ये आपकी टी बीम है, तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला तो हम फ्लैंज बोलते हैं, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो ये वेब वाला पार्ट होता है इसी को हम रिब बोल देते हैं। तो जो विड्थ ऑफ रिब होती है टी बीम की, हम वो कितनी लेते हैं, 1/2 से 3/4 ऑफ द रिब डेप्थ। टी बीम के केस में जो रिब की ये विड्थ होती है, विड्थ कौन सी, ये जो इसकी विड्थ है, रिब की विड्थ हम कितनी लेंगे, हाफ से लेके 3/4 ऑफ द रिब डेप्थ हम इतनी लेंगे। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाई ओवर रीइंफोर्सिंग द बीम द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज नॉट मोर देन। आप बीम को ओवर रीइंफोर्स करके उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज कर सकते हो? तो दोस्तों आप वो मैक्सिमम 25% तक इंक्रीज कर सकते हो। मान लो शुरू में 100 मेगापास्कल वो मोमेंट को रजिस्ट कर सकता है, तो उसके अंदर आप ऐसे थोड़े ना सरिया ऐड कर करके कितना भी ऐड करवा दो, तो आप मैक्सिमम कितना उसको इंक्रीज करवा सकते हो? 25% तक उसको आप इंक्रीज करवा सकते हो। कहाँ तक? 25% तक। तो मैक्सिमम कितना? 25%। अकॉर्डिंग टू स्टील बीम थ्योरी ऑफ डबल रीइंफोर्समेंट बीम, तो स्टील बीम थ्योरी के हिसाब से डबल रीइंफोर्समेंट बीम के बारे में हमें बताना है। तो टेंशन इज रजिस्टर्ड बाय द टेंशन स्टील। तो जो स्टील बीम थ्योरी होती है, उसके अंदर हम क्या एज्यूम करते हैं कि भाई जो टेंशन है उसको कौन रजिस्ट करेगा? जो टेंसाइल स्टील है, जो नीचे वाला स्टील होता है। कंप्रेशन इज रजिस्टर्ड बाय कंप्रेशन स्टील, जो ऊपर वाला स्टील है वो किसको रजिस्ट करेगा? कंप्रेशन को। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। किसके हिसाब से? स्टील बीम थ्योरी के हिसाब से है। स्ट्रेस इन टेंसाइल स्टील इक्वल द स्ट्रेस इन द कंप्रेशन स्टील, तो ये भी ठीक बात है। तो हमारे 4 ऑप्शन ठीक हैं। किसके हिसाब से? स्टील बीम थ्योरी के हिसाब से। तो जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है, स्टील की बीम है, उसके अंदर हम कंक्रीट को कंप्लीटली नेगलेक्ट कर देते हैं। टेंशन और कंप्रेशन दोनों के अंदर स्टील को ही हम यूज करवाते हैं। इसके एडवांटेज क्या है भाई? कंप्रेशन साइड में स्टील प्रोवाइड करने के बीम का साइज छोटा हो जाता है, एस्थेटिक लुक आता है, यानी कि सुंदर दिखती है, और उसकी डक्टिलिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 456 मिनिमम बीम विड्थ रिक्वायर फॉर रीइंफोर्समेंट कंक्रीट बीम फॉर 2 आवर ऑफ फायर एक्सपोजर। तो 2 घंटे की अगर फायर एक्सपोजर है तो उसके लिए हमें मिनिमम बीम की विड्थ कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? तो उसके लिए हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी 200 mm। अगर 2 घंटे तक आग लग रही है तो 200 mm की कम से कम हमारी बीम की विड्थ, ये जो आपकी बीम की विड्थ है ये कितनी होनी चाहिए? 200 mm आपकी मिनिमम होनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो टेस्ट लगाते हैं 70% हमसे ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ही 70% लेके आप आ रहे हो, तो अगर आपको नए क्वेश्चन आ गए तो फिर तो आप तो भूल ही जाओ सिलेक्शन अपना। तो प्रीवियस ईयर में तो आपका कितना स्कोर होना चाहिए? कम से कम 95%। 90 से लेकर चलो 90 से लेकर 95% तो आपका प्रीवियस ईयर में होना ही चाहिए। और ये भी मैं कोई ये नहीं कह रहा आपका बढ़िया स्कोर है, ये तो बस ये है कि नॉर्मल है आपका कि भाई 90 से 95% आपके प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, तो ठीक ठाक है आपकी तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कुल मिला के बाद ये कि प्रीवियस ईयर तो ये समझ में भी आने चाहिए और रटे भी होने चाहिए, समझ नहीं आ रहे तो रट लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन वैल्यू ऑफ ए लिमिटिंग स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशो फॉर अ डिफ्लेक्शन कंट्रोल ऑफ बीम इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो स्पैन बाय डेप्थ रेशो जो होता है, स्पैन बाय जो डेप्थ रेशो होता है वो किस चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट होता है? तो स्पैन बाय डेप्थ स्पैन के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके अंदर स्ट्रेसेस कितनी है, एरिया ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन क्रीप और श्रिंकेज के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। जो स्पैन बाय डेप्थ का रेशो है वो क्रीप और श्रिंकेज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। IS कोड का प्रोविज़न है, जो स्पैन बाय डेप्थ रेशो निकालते हो वो स्पैन के ऊपर डिपेंड करेगा। एरिया ऑफ स्टील, भाई स्टील का एरिया कितना है टेंशन के अंदर, और भाई कंप्रेशन के अंदर कितनी स्टील है, उस चीज़ के ऊपर वो डिपेंड करेगा। लेकिन ये क्रीप और श्रिंकेज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्रीप और श्रिंकेज के ऊपर क्या डिपेंड नहीं करेगा? स्पैन बाय डेप्थ का रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए कंटिन्यूअस फ्लोर स्लैब सपोर्टेड ऑन द बीम द रेशो ऑफ द एंड स्पैन ऑफ द लेंथ एंड इंटरमीडिएट स्पैन लेंथ। तो एक कंटिन्यूअस फ्लोर स्लैब है, कंटिन्यूअस मतलब भाई यहाँ पे एक कॉलम था, यहाँ दूसरा कॉलम था, यहाँ तीसरा कॉलम था, तो ये कंटिन्यूस चलती ही जा रही है, एक ही स्लैब है और फ्लोर की स्लैब है, तो बीम के ऊपर सपोर्टेड है। रेशो ऑफ द एंड स्पैन ऑफ द लेंथ एंड इंटरमीडिएट स्पैन, जो इसका एंड स्पैन होगा मतलब आखिरी वाला स्पैन डिवाइड बाय इंटरमीडिएट स्पैन, उसका रेशो कितना होगा? 0.9। इसका आंसर कितना होगा? 0.9। उसके अलावा इसके अंदर से आपको ये याद रख के जाना है कि जो इंटरमीडिएट स्पैन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 26 मल्टीप्लाई बाई इफेक्टिव डेप्थ, क्योंकि कंटिन्यूअस स्लैब के अंदर स्पैन बाय डेप्थ रेशो हम कितना लेते हैं? 26। तो इंटरमीडिएट स्पैन 26 इंटू इफेक्टिव डेप्थ। लेकिन जो आखिरी वाला होगा, आखिरी वाला स्पैन क्या होता है? उसका एक सिरा तो सिंपली सपोर्टेड होता है और एक सिरा उसका क्या होगा? कंटिन्यूअस। तो उसके लिए स्पैन बाय डेप्थ रेशो 23। तो उसके लिए एंड स्पैन कितना होगा? 23 इंटू इफेक्टिव डेप्थ। तो रेशो इनका क्या आ गया? 23t/26t 0.9। जैसे इस डायग्राम में देखिए,
जो ये वाला हिस्सा है तो क्या है कंटिन्यूस, क्योंकि ये इधर भी चल रहा है और ये इधर भी चल रहा है, ठीक है, तो ये हो गया कंटिन्यूस यानी कि लगातार चल रहा है। लेकिन जो आखिरी वाला सिरा है, आखिरी वाला सिरा ये यहाँ पे तो कंटिन्यूस है नहीं, यहाँ पे तो आके रुक गया, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस है, तो इसके लिए हम स्पैन कितना लेते हैं 23 इंटू इफेक्टिव डेप्थ, लेकिन कंटिन्यूस के लिए 26 इंटू इफेक्टिव डेप्थ। तो दोनों पॉइंट पता होने चाहिए। इफेक्टिव विड्थ ऑफ ए कॉलम स्ट्रिप ऑफ ए फ्लैट स्ट्रिप, तो जो कॉलम स्ट्रिप है ऑफ ए फ्लैट स्लैब, फ्लैट स्लैब की कॉलम स्ट्रिप, उसकी इफेक्टिव विड्थ हम कितनी लेते हैं, हाफ दी विड्थ ऑफ द पैनल, हाफ दी विड्थ ऑफ द पैनल। तो ये भी IS कोड का प्रोविज़न है। कॉलम स्ट्रिप क्या होती है, एक डिजाइन स्ट्रिप होती है जिसकी विड्थ होती है 0.25 L बट नॉट ग्रेटर देन 0.25 L1 ऑन इस साइड ऑफ द कॉलम सेंटर लाइन। इसका डायग्राम देख लेते हैं अभी हम, थोड़ा आगे और आएंगे क्वेश्चन इसके। बस अभी इसमें ये याद रखो, जो फ्लैट स्लैब की कॉलम स्ट्रिप होती है, फ्लैट स्लैब की जो कॉलम स्ट्रिप होती है उसकी इफेक्टिव विड्थ कितनी होती है, हाफ द विड्थ ऑफ द पैनल, यानी कि L/2 कितनी होती है, हाफ द विड्थ ऑफ द पैनल। स्लैब की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए कंटिन्यूस स्लैब ऑफ 3 इंटू 3.5 साइज द मैक्सिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब टू सेटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट। तो जो स्पैन बाय डेप्थ का रेशो होता है स्लैब के लिए वो आपको पता होना चाहिए। जो सिंपली सपोर्टेड स्लैब है उनके लिए 35 और 28, कंटिन्यूस के लिए 40 और 32, माइल्ड स्टील के लिए 35 और HYSD के लिए 28 और कंटिन्यूस के लिए 40 एंड 32। ये इसका 80% होता है, ये इसका कितना होता है 80% होता है। आप इसको याद रख लो, तो 8 चौक 32 और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.28 आ जाएगा। तो स्पैन बाय डेप्थ का रेशो बीम के लिए तो आपको याद रहता है 7, 20 और 26, लेकिन स्लैब के लिए आप याद नहीं करते बहुत बार, तो इस वजह से मैं आपको इसको करवा रहा हूँ। सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना 35 और 28, और जो कंटिन्यूस है उसके लिए कितना 40 और 32। तो 3 इंटू 3.5 मीटर की स्लैब है, तो स्पैन बाय डेप्थ रेशो हम कितना लेंगे, कंटिन्यूस है और माइल्ड स्टील की रीइंफोर्समेंट है, कंटिन्यूस है माइल्ड स्टील की तो 40, और हम स्पैन कौन सा लेते हैं, ये आपकी स्लैब है 3 इंटू 3.5 मीटर की, तो आप स्पैन कौन सा लोगे, स्लैब को आप छोटे वाले स्पैन के लिए डिज़ाइन करते हो तो स्पैन लोगे आप 3 मीटर का। तो ओवरऑल डेप्थ आ गई इसकी 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए ये वाले टेबल। पर स्लैब की में कौन सा स्पैन लेंगे, जो छोटे वाला स्पैन है, कौन सा छोटे वाला स्पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, L1 एंड L2 आर द लेंथ ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पैन ऑफ ए 2-वे स्लैब। तो एक 2-वे स्लैब है, ये स्लैब हो गई आपकी, स्लैब यानी कि जो फर्श हो गया या फिर छत हो गई, वो स्लैब ही तो होती हैं। L1 और L2 उनकी लेंथ है, L1 लॉन्ग वॉल की है, L1 लॉन्ग वॉल की और L2 शॉर्ट वॉल की, और 2-वे सिंपली सपोर्टेड है 4H पे, और W लोड है पर यूनिट एरिया का। तो ये रेशियो ऑफ द लोड स्प्लिट इनटू W2 एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिप पैरेलल टू L2 एंड L1। तो जो L1 के पैरेलल ये स्ट्रिप है इसके ऊपर क्या लोड आएगा, और L2 के पैरेलल जो स्ट्रिप है इसके ऊपर क्या लोड आएगा, तो उसका आपको रेशियो बताना है। तो दोस्तों एक चीज़ देखो, ये आपकी स्लैब है, स्लैब तो आप समझते हो ना, जैसे आपके घर की छत हो गई, तो L1 लॉन्ग स्पैन, ये वाली स्ट्रिप L1 के पैरेलल है और ये वाली L2 के पैरेलल है। तो एक चीज़ बताओ, इस स्लैब के बीच में अगर हम कोई पॉइंट कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो तो सेम रहेगा, चाहे आप इस वाली साइड से निकाल लो या फिर इस वाली साइड से, इस वाले पॉइंट के ऊपर जो डिफ्लेक्शन होएगा वो तो सेम रहेगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, जो रैंकाइन-ग्रेस ऑफ थ्योरी होती है उसके हिसाब से हमने डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लिख लिया। तो ये हमको अब याद नहीं करना है कि भाई क्या होगा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, बस इतना याद कर लो कि भाई W1/W2 इज इक्वल टू L2/L1 रेस टू द पावर 4। तो W2 किसके बराबर हो गया, W1 L1/L2 रेस टू द पावर 4। W2 क्या है, जो छोटे वाली स्ट्रिप है, W2 क्या है, छोटे वाले स्ट्रिप के अलॉन्ग जो फोर्स है। तो इससे आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है कि जो W2 है वो W1 से ज़्यादा होगा, W2 क्या है W1 से ज़्यादा होगा, यानी कि जो छोटे वाला स्पैन है उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा है, छोटे वाले स्पैन के ऊपर फोर्स ज़्यादा है। तो लोड कैरिड बाय द स्ट्रिप along the short span is more, hence the limiting deflection of the slab is a function of the short span। तो इसी वजह से हम स्लैब को किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, जो छोटे वाला स्पैन है उसके लिए डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पैन ऑफ ए 2-वे स्लैब विद कॉर्नर हेल्ड डाउन इज R, द एक्चुअल रिडक्शन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाय। तो
एक आपको स्लैब दी हुई है, 2 वे स्लैब है जिसके कॉर्नर आपने हेल्ड करे हुए हैं, यानी कि ऊपर नहीं उठ सकते उससे कॉर्नर, वहाँ पे लिटरली रिस्ट्रेन है। एक तो आपकी स्लैब, आप ये देखो, ये आपकी स्लैब है, आपने इसके ऊपर लोड लगाया तो यहाँ से तो ये नीचे बैठ जाएगी और यहाँ से कॉर्नर ऊपर उठ जाएंगे, कॉर्नर यानी किनारे इसके ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन सपोज आपने इसके कॉर्नर्स के ऊपर कुछ या तो बीम के अंदर कास्ट कर दी या फिर किसी मैकेनिज्म से आपने उनको रोक रखा है, तो उसको क्या कहेंगे, कॉर्नर हेल्ड डाउन। तो रिडक्शन इन बेंडिंग मोमेंट कितना होगा उसके लिए, तो उसका फॉर्मूला याद रखना, 5/6 r² बाय 1 + r⁴ इंटू m। 5/6 r² 1 + r⁴ अपॉन m। तो ये क्या चीज़ कर रहे हैं हम, बेंडिंग मोमेंट को कम कर रहे हैं। सपोज आपने बेंडिंग मोमेंट निकाला 100 kN/m का, लेकिन आप उसको एक्चुअल नहीं लेते, उसको थोड़ा आप कम कर लेते हो डिज़ाइन करने के लिए। तो ये मार्कस मेथड है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए स्लैब विद कॉर्नर हेल्ड डाउन इज रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ 5/6 r² अपॉन 1 + r⁴। तो अब ये ऐसी थ्योरी है, बिल्कुल नई नई हमारे लिए, SSC JEE के लिए हम इतनी इनको पढ़ते नहीं, मैंने तो पढ़ी नहीं थी, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन थे इनको मैंने रट लिया था बिल्कुल अच्छे तरीके से, और जो इसके अंदर सॉल्यूशन है उसको मैंने समझ लिया था कि भाई 5/6 r² अपॉन 1 + r⁴ से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मार्कस मेथड के हिसाब से, बेंडिंग मोमेंट उसका कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 456 span which span in two direction with corner held down are assumed to be divided in a direction into middle strip and edge strip such that the width of the middle strip is। तो ऐसी स्लैब जिसके कॉर्नर को आपने पकड़ के रखा हुआ है, यानी कि हेल्ड डाउन किया हुआ है, तो उसके अंदर जो मिडल स्ट्रिप होती है, एज स्ट्रिप के अंदर उसको हम डिवाइड करते हैं डिज़ाइन करने के लिए। तो मिडल स्ट्रिप की विड्थ कितनी होती है, मिडल स्ट्रिप की विड्थ होती है 3/4 दी विड्थ ऑफ द स्लैब। कितनी होती है, 3/4 ऑफ द विड्थ ऑफ द स्लैब। ये आप देखिए, ये आपकी स्लैब है, तो जब आप इसको डिज़ाइन करते हो तो इसको आप एज स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप के अंदर डिवाइड कर लेते हो। स्ट्रिप यानी कि पट्टी, तो जो एज वाली स्ट्रिप है उसकी विड्थ लेते हैं हम 0. वो मिडल एज वाले यानी किनारों वाले जो स्ट्रिप है L/8, और मिडल वाले की लेंथ कितनी बच गई, 3/4 ऑफ L। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द साइड ऑफ स्लैब सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड ऑन एज एंड स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन आर इक्वल, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय। तो एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब है 2 वे डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसी सिंपली सपोर्टेड स्लैब जो होती है और जिसके एज लिफ्ट हो सकते हैं, जिसके एज लिफ्ट नहीं हो सकते उसके लिए तो हमने क्या फॉर्मूला देखा, 5/6 r² अपॉन 1 + r⁴, जिसके कॉर्नर हेल्ड डाउन है मार्कस मेथड के हिसाब से। लेकिन जो हमसे अभी ये वाला क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, एज इज कैन बी लिफ्टेड, यानी इसके जो एज होते हैं यानी स्लैब के किनारे होते हैं वे ऊपर उठ सकते हैं, आपने उसको पकड़ के नहीं रखा, तो उसके लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, r⁴ डिवाइड बाई 1 + r⁴ से। 2 वे स्लैब है और दोनों स्पैन इक्वल है, तो L//Lx इसका 1 हो गया, यानी कि लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन करे तो इसके अंदर 1 हो गया। जो ये R है, ये R है, ये क्या है, लॉन्ग वॉल अपॉन शॉर्ट, लॉन्ग अपॉन जो शॉर्ट वाली साइड है उसका रेशो, ये आपका R है। तो इस वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आ गया, 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिज़ाइन ऑफ ए 2 वे स्लैब सिंपली सपोर्टेड ऑन एज एंड हैविंग नो प्रोविजन टू प्रिवेंट द कॉर्नर फ्रॉम लिफ्टिंग। तो 2 वे स्लैब है और उसके जो कॉर्नर होते हैं वे ऊपर की तरफ उठ सकते हैं, तो ऐसी स्लैब को आप किसके हेल्प से डिज़ाइन करोगे, तो उसको आप डिज़ाइन करोगे रैंकाइन-ग्रासहोफ मेथड की हेल्प से। किससे, रैंकाइन-ग्रासहोफ मेथड से। उसके अलावा ये टेबल आप देख लेना कि ये जो सिंपली सपोर्टेड है चारों एज के ऊपर सपोर्टेड है, लेकिन जो उसके कॉर्नर हैं वे हेल्ड डाउन आपने नहीं करे, यानी कि जो उसके किनारे हैं स्लैब के वो ऊपर की तरफ उठ सकते हैं, तो आप किससे डिज़ाइन करोगे, रैंकाइन-ग्रासहोफ से। लेकिन अगर उसके कॉर्नर आपने हेल्ड डाउन कर दिया, यानी कॉर्नर को आपने पकड़ के रखा हुआ है एज को, कॉर्नर किनारे उस स्लैब के ऊपर की तरफ नहीं उठ सकते, तो किससे डिज़ाइन करोगे, पिंजन मेथड, मार्कस और IS कोड, पिंजन, मार्कस और IS कोड मेथड से। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। फ्लैट स्लैब क्या होती है, फ्लैट स्लैब ऐसी स्लैब होती है जिसके अंदर जो स्लैब है उसको हम कॉलम के साथ ही बनाते हैं। फ्लैट स्लैब क्या होती है, जिसमें स्लैब को आप कॉलम के साथ ही बनाते हो। तो जो आपकी स्लैब है आपने इसको कॉलम के साथ ही बना दिया, तो जो इसके किनारे हैं, जो इसके एज हैं वे ऊपर की तरफ उठ सकते हैं, जी नहीं, वे किनारे ऊपर की तरफ नहीं उठ सकते।
तो ये आपको याद रखना है कि भाई इसके अंदर जो स्लैब है उसको कॉलम्स के साथ ही हम बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनलार्ज हेड ऑफ ए सपोर्टिंग कॉलम ऑफ ए फ्लैट स्लैब इज टेक्निकली नोन एज। तो जो कॉलम का एनलार्ज हेड होता है फ्लैट स्लैब के अंदर, तो आप उसको किस नाम से जानते हो? जैसे इस डायग्राम के अंदर देखिए, ये आपका कॉलम है और कॉलम ऊपर जाके साइज इंक्रीज हो गया कॉलम का, ये कॉलम का ऊपर जाके साइज इंक्रीज हो गया, तो आप इसको क्या बोलोगे? कैपिटल हेड। इसको आप क्या बोलोगे? कैपिटल हेड। सी से कॉलम, सी से कैपिटल, सी से कॉलम, सी से कैपिटल। तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? अगर कॉलम ऊपर जाके साइज उसका बड़ा हो जाता है फ्लैट स्लैब में, तो क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे उसको। और क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इसके अंदर कहाँ पे होता है? डी बाय डिस्टेंस फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ द कैपिटल पैनल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्लैब विच इज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन इसका कहाँ पे होएगा? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। क्रिटिकल सेक्शन इसका कहाँ पे होएगा? एट ए डिस्टेंस d/2 फ्रॉम दी, जो ये ड्रॉप कैपिटल आपने प्रोवाइड किया है इससे d/2 डिस्टेंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिकन पार्ट ऑफ द फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज टेक्निकली नोन एज। अगर आपने स्लैब को थिक कर दिया, थिकन पार्ट ऑफ द फ्लैट स्लैब, तो उसको आप किस नाम से जानोगे? उसको आप ड्रॉप पैनल के नाम से जानते हैं। उसको हम किस नाम से जानेंगे? ड्रॉप पैनल के नाम से। उसको हम ड्रॉप पैनल के नाम से जानते हैं। अगर कॉलम का साइज इंक्रीज करा तो कैपिटल, लेकिन अगर स्लैब का साइज इंक्रीज किया तो ड्रॉप पैनल। जैसे इसके अंदर देखिए ड्रॉप पैनल। और शियर के लिए क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होगा? d/2 डिस्टेंस फ्रॉम दी ड्रॉप पैनल से। तो ड्रॉप पैनल और कैपिटल इनके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डाया ऑफ ए कॉलम हेड सपोर्टेड ए फ्लैट स्लैब इज जनरली केप्ट एज। तो जो कॉलम हेड होता है यानी कि जो कैपिटल होता है, उसका डायमीटर हम जनरली कितना रखते हैं? उसका डायमीटर हम रखते हैं 0.25 टाइम द स्पैन लेंथ, 0.25 टाइम द स्पैन लेंथ। जो ये कैपिटल हेड है, सी से कॉलम, सी से कैपिटल हेड, इसका डाया आप कितना रखोगे? 0.25 L यानी कि L/4। कितना? L/4 यानी कि 0.25 L। और ये आप कॉलम हेड प्रोवाइड क्यों करते हो? ताकि पंचिंग शीयर इसका प्रिवेंट हो सके, पंचिंग शीयर प्रिवेंट हो सके। पंचिंग शीयर क्या होता है? पंचिंग शीयर होगा, मान लो ये पूरा का पूरा कॉलम इस स्लैब को चीरता हुआ ऐसे निकल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पंचिंग शीयर। उसको हम क्या बोलेंगे? पंचिंग शीयर। उसके अलावा जो फ्लैट स्लैब की मिनिमम थिकनेस होती है वो हम कितनी लेंगे? फ्लैट स्लैब की मिनिमम थिकनेस लेंगे हम 125 mm। कितनी लेंगे? 125 mm। तो क्वेश्चन थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन यहीं आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। ब्रेथ ऑफ ए रिब्ड स्लैब कंटेनिंग द 2 बार मस्ट बी बिटवीन। तो जो रिब्ड स्लैब होती है उसके अंदर जो सरिये होते हैं, अगर उसके अंदर 2 सरिये हैं, 2 बार हैं, तो उसकी ब्रेथ यानी कि विड्थ हम उसकी कितनी लेंगे? ये लेंगे हम दोस्तों 8 to 10 सेंटीमीटर। कितनी लेंगे? 8 to 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ ए रिब्ड स्लैब कंटेनिंग द 2 बार मस्ट बी बिटवीन 8 to 10 सेंटीमीटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। जो रिब्ड स्लैब होती है उसके अंदर अगर 2 सरिये हैं तो कितनी विड्थ लेंगे हम रिब की? 8 से 10 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम डाया हम कितना यूज़ कर सकते हैं? 22 mm का डाया यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम एग्रीगेट साइज 10 mm का। रिब्ड स्लैब कैसी होती है? रिब्ड स्लैब आपकी ऐसी हो गई, ये आपकी रिब्ड स्लैब हो गई, ठीक है। बीच में खाली जगह है, बीच में खाली जगह बच गई, तो टी बीम जैसी। और जो ये है इसको हम रिब बोलते हैं। जो वेब होता है, वेब को ही हम रिब बोल रहे हैं। तो 8 से 10 सेंटीमीटर इसकी विड्थ, 22 mm मैक्सिमम साइज ऑफ डाया। 10 mm से ज़्यादा का एग्रीगेट इसमें यूज नहीं करेंगे। फॉर ए सर्कुलर स्लैब कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सर्कुलर स्लैब है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसके ऊपर। तो मैक्सिमम नेगेटिव से मैक्सिमम पॉजिटिव जो मूवमेंट है उसका रेशियो कितना होगा? वो होगा 2। तो बस आपको याद रखना है, जैसे आपके सर्कुलर स्लैब है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट कितना होगा? WR²/16। और मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट कितना होगा? 2 टाइम WR²/16। तो नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव का रेशो आपका कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2। तो बस आपको इतना सा पॉइंट याद रखना है कि इसके अंदर जो
पॉजिटिव मूवमेंट है वो कितना है WR²/16, नेगेटिव कितना है 2/16 WR², और किस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार आर कर्टेल एट। तो सिंपली सपोर्टेड बीम स्लैब के अंदर जो अल्टरनेट बार है उसको हम कर्टेल कर देते हैं। कहाँ पे कर्टेल करते हैं, 1/7 ऑफ द स्पैन पे कर्टेल करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कर्टेलमेंट पता होनी चाहिए। कर्टेलमेंट क्या होती है? कर्टेलमेंट इज द पॉइंट वेयर सम ऑफ द रीइंफोर्समेंट इज कट ऑफ अलोंग द स्पैन ऑफ द बीम वेयर बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस। तो जैसे आपने एक स्लैब बनाई, या आपका कॉलम है, तो ये सरिया आपका ऐसे जाने लग रहा है, ये सरिया ऐसे जा रहा है। तो सपोज यहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट बहुत कम है, सरिये की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सरिये को प्रोवाइड नहीं करोगे, इस स्टील को आप यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करोगे, तो इसको आप क्या बोलोगे, कर्टेलमेंट ऑफ द स्टील। यानी कि आपने वहाँ पे स्टील को प्रोवाइड नहीं किया, सरिया वहाँ प्रोवाइड नहीं, क्योंकि वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट बहुत कम था। तो कर्टेलमेंट आपको समझ में आ गया, बस इस पॉइंट को याद रख लेना। इसके अलावा कि भाई सिंपली सपोर्टेड बीम में अल्टरनेट बार को हम कर्टेल करते हैं 1/7 ऑफ द स्पैन में। तो स्टील हमें कम लगानी पड़ेगी अगर आप कर्टेलमेंट कर रहे हो, यानी कि वहाँ आप सरिया प्रोवाइड ही मत करो जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कुलर स्लैब सब्जेक्ट टू दी एक्सटर्नल लोडिंग डिफ्लेक्ट टू दी फॉर्म। एक सर्कुलर स्लैब है जिसके ऊपर एक्सटर्नल लोडिंग आ रखी है, तो किस शेप में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो पैराबोलॉइड फॉर्म में, पैराबोलॉइड फॉर्म के अंदर। जैसे सर्कुलर स्लैब आपकी पैराबोलॉइड फॉर्म के अंदर ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ टॉपिंग ऑफ ए रिब्ड स्लैब वेरीज बिटवीन। तो जो रिब्ड स्लैब की टॉपिंग होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है, 5 से लेके 8 सेंटीमीटर। टॉपिंग का क्या मतलब, जो फ्लैंज है, ये इसकी टॉपिंग है जो मैंने हाईलाइट करी है। टॉपिंग यानी कि जो इसकी फ्लैंज वाला पार्ट है, ये आपकी रिब्ड स्लैब आप देख सकते हो, बीच में खाली जगह है, और ये आपकी रिब हो गई। इसको रिब बोल दो या वेब बोल दो। अगर 2 सरिये यूज कर रहे हो तो आप इसकी विड्थ कितनी लोगे, 8 से 10 सेंटीमीटर। 8 से 10 सेंटीमीटर आप इसकी विड्थ लोगे, जो ये इसकी विड्थ है ये वाली, ठीक है। उसके अलावा 8 से 10 सेंटीमीटर वो हमने देख लिया। 22 mm मैक्सिमम साइज ऑफ जो सरिया का डाया है रीइंफोर्समेंट का, वो कितना होगा, मैक्सिमम 22 mm होगा। और कंक्रीट की जो टॉपिंग है उसकी विड्थ कितनी है, 5 से 8 सेंटीमीटर। ये कितनी विड्थ होएगी, 5 से 8 सेंटीमीटर। मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट 22 mm, 5 से 8 सेंटीमीटर इसकी टॉपिंग की थिकनेस होगी। और जो इसके रिब हैं इनकी जो स्पेसिंग है वो कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1.5 मीटर से। मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होगी रिब की, 1.5 मीटर। तो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिंग 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए रिब स्लैब क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द रिब शैल नॉट बी ग्रेटर देन 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने अभी कितना पढ़ा था, क्लियर स्पेसिंग कितनी होती है, 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। विड्थ ऑफ रिब शुड नॉट बी लेस देन 7.5 सेंटीमीटर। तो जो विड्थ रिब की 7.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये वो कितनी होनी चाहिए, 65 mm से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 6.5 सेंटीमीटर से जो इसकी विड्थ है वो कम नहीं होनी चाहिए। जो विड्थ ऑफ रिब है वो 6.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब शैल नॉट एक्सीड 4 टाइम द ब्रेथ ऑफ द रिब। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब है 4 टाइम जो विड्थ ऑफ रिब है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सभी पता होने चाहिए। जो रिब स्लैब है 65 mm से कम विड्थ उनकी नहीं होनी चाहिए, 1.5 मीटर की स्पेसिंग से ज़्यादा उनकी स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, स्पेसिंग हमने देखी थी। और जो इसकी डेप्थ है, जो इसकी डेप्थ है 4 टाइम विड्थ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी पॉइंट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम थिकनेस ऑफ ए फ्लैट स्लैब दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो जो फ्लैट स्लैब की मिनिमम थिकनेस हम कितनी लेते हैं, तो फ्लैट स्लैब की जो मिनिमम थिकनेस है वो आपको पता होनी चाहिए, 12.5 सेंटीमीटर कितनी, 12.5 सेंटीमीटर। L/32 अगर आपने ड्रॉप को प्रोवाइड किया, ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने आप देखा था कि भाई एस टाइप से कुछ और क्या होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ड्रॉप बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप। L/32 अगर आपने ड्रॉप प्रोवाइड किया, L/36 आपने ड्रॉप को प्रोवाइड नहीं किया, तो कौन सा करेक्ट है, L/36 विदाउट ड्रॉप। अगर आपने ड्रॉप प्रोवाइड नहीं किया तो L/36। तो फ्लैट स्लैब के लिए 12.5 L/32 अगर आपने ड्रॉप है, L/36 अगर ड्रॉप नहीं है। तो थोड़े याद करने वाले पॉइंट आज के लेक्चर में ज़्यादा लग सकते हैं आपको, लेकिन याद आपको ये होने चाहिए।
रिब्ड स्लैब को आप इनमें से किस पर्पज़ के लिए प्रोवाइड करते हो? प्लेन सीलिंग के लिए, थर्मल इंसुलेशन के लिए, एक्वेस्टिक इंसुलेशन के लिए, सभी ऑप्शन करेक्ट। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। जो रिब्ड स्लैब होती है वो कैसी होती है? इस टाइप की होती है। अब यहाँ पे जो खाली स्पेस है तो ये थर्मल इंसुलेशन का काम भी करेगा, साउंड प्रूफिंग का काम भी करेगा और एस्थेटिक पर्पज़ का भी काम करेगा। तो तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट चाहिए। प्लेन सीलिंग भी प्रोवाइड करेगा, थर्मल इंसुलेशन भी और एक्वेस्टिक इंसुलेशन भी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द टू वे स्लैब। कोई टू वे स्लैब है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करनी है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। टू वे स्लैब है तो जो टोटल लोड है वो दोनों डायरेक्शन में इक्वली कैरिड होगा, मतलब इक्वली नहीं, कैरिड करेंगे टू डायरेक्शंस में बाय द स्लैब एंड द सपोर्टिंग बीम। तो बिल्कुल ठीक बात है, टू वे स्लैब है तो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा लोड चला जाएगा, तो सही बात है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, रेशो ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिव मूवमेंट इज 2.5 फॉर फिक्स एंड कंडीशन। तो पॉजिटिव मूवमेंट अपॉन नेगेटिव मूवमेंट का जो रेशो होता है वो 2.5 रहेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। जो मूवमेंट का रेशो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? L//Lx, यानी कि जो लॉन्गर स्पैन है डिवाइड बाय शॉर्टर स्पैन के ऊपर डिपेंड करेगा जो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव मूवमेंट का रेशो है। जो टू वे स्लैब है जो मूवमेंट का रेशो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लॉन्ग स्पैन अपॉन शॉर्ट स्पैन के ऊपर। लेकिन ये तो फिक्स बता रहा तो ये गलत हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ टू वे स्लैब इज दैट इट कैन बी रीइंफोर्समेंट मोर इफेक्टिवली टू रजिस्ट टॉर्जन एंड शीयर। तो ये भी सही बात है कि भाई टू वे स्लैब है तो उसको हम इफेक्टिवली रीइंफोर्स कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में। टू वे स्लैब कैरी लेस देन 50% ऑफ द लोड इन ईच डायरेक्शन एंड रिमाइंडर इज कैरिड बाय द सपोर्टिंग बीम एंड द कॉलम। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। टू वे स्लैब के अंदर 50% से कम लोड दोनों डायरेक्शन में चला जाएगा और जो बचा हुआ लोड है वो बीम और कॉलम से ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ ए वन वे कंटिन्यूअस स्लैब मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट विल बी। तो वन वे कंटिन्यूअस स्लैब में मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ होगा? एट सपोर्ट नेक्स्ट टू दी एंड सपोर्ट। जो एंड वाला सपोर्ट है उससे जो जस्ट नेक्स्ट वाला जो सपोर्ट है उसके ऊपर क्या आएगा? मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ आएगा? एंड सपोर्ट से अगले वाले सपोर्ट के ऊपर। तो बस ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट पढ़नी है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। रेक्टेंगुलर स्लैब विच आर सपोर्टेड ओनली ऑन टू अपोजिट साइड बाय अनयील्डिंग सपोर्ट एंड आर यूनिफॉर्मली लोडेड अलोंग द डायरेक्शन पैरेलल टू द सपोर्ट आर वन वे स्लैब। तो ऐसी स्लैब जो केवल इधर और इधर सपोर्टेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको वन वे स्लैब बोलेंगे। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। जो केवल दो साइड पे सपोर्टेड है इधर और इधर, वो कौन सी होगी? वन वे स्लैब। ट्विस्टिंग मूवमेंट डेवलप इन एडिशन टू द बेंडिंग मूवमेंट इन द केस ऑफ टू वे स्लैब। तो टू वे स्लैब के अंदर ट्विस्टिंग मूवमेंट भी डेवलप होगा और बेंडिंग मूवमेंट भी, एक्सेप्ट व्हेन द एलिमेंट इज ओरिएंटेड अलोंग द प्रिंसिपल कर्वेचर। अगर एलिमेंट प्रिंसिपल कर्वेचर के अलोंग लाइन है उसको छोड़ के कहाँ क्या होगा? ट्विस्टिंग भी होगी और बेंडिंग भी होगी टू वे स्लैब में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अगर केवल दो अपोजिट साइड पे सपोर्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वन वे स्लैब बोलेंगे। और L//Lx का रेशो उसके अंदर 2 से ज़्यादा होगा। टू वे स्लैब के अंदर बेंडिंग मूवमेंट भी आएगा और ट्विस्टिंग मूवमेंट भी आएगा, केवल किस वाले केस को छोड़ के? जब आपका एलिमेंट प्रिंसिपल कर्वेचर के ऊपर अलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉलम इज ए कंप्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड 3 टाइम ऑफ इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन दिस इज अप्लीकेबल टू दी। तो एक कॉलम आपका कंप्रेशन मेंबर है, इफेक्टिव लेंथ जिसकी 3 टाइम लिस्ट लेटरल डायमेंशन को एक्सीड करती है। तो ये किस चीज़ के लिए अप्लीकेबल होता है? यह आपका केवल रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सेक्शन के लिए अप्लीकेबल होगा। कॉलम एक कंप्रेशन मेंबर है जिसकी इफेक्टिव लेंथ 3 टाइम लिस्ट लेटरल डायमेंशन को एक्सीड करती है और ये किसके लिए अप्लाई है? रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सेक्शन के लिए। इन सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जो ये वाला कंसेप्ट है ये आरसीसी में होता है और आरसीसी के अंदर हम आई सेक्शन यूज नहीं करते। जो आरसीसी के कॉलम होते हैं वहाँ आपने आई सेक्शन के कॉलम नहीं देखे ना, तो वही चीज़ बताई हुई है। आई सेक्शन के कॉलम नहीं होते क्योंकि आई सेक्शन के अंदर एक फ्लैंज टेंशन में होता है और कंक्रीट हमारी पुअर होती है टेंशन में। आई सेक्शन के अंदर कंप्रेशन का एरिया भी कम होता है। ये आपका कॉलम है, आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो ये आई सेक्शन का जो कॉलम है आपको बहुत कम एरिया मिला, लेकिन अगर आपने रेक्टेंगल का कॉलम प्रोवाइड किया तो आपको एरिया बहुत ज़्यादा मिला। तो आई सेक्शन के कॉलम हम कंप्रेशन में यूज नहीं करते। तो वही चीज़ इसमें बताई हुई, केवल रेक्टेंगल और सर्कुलर हम यूज करेंगे, आई सेक्शन यूज नहीं करेंगे, आई सेक्शन यूज नहीं करेंगे। तो ऑल ऑप्शन तो अगर गलत हो ही गया। तो 8th क्वेश्चन का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपको कॉलम दिया हुआ 300 × 300 का
डायमीटर ऑफ लेटरल टाई इज 6 mm, तो लेटरल टाई की पिच कितनी होगी? तो दोस्तों जो पिच होती है लेटरल टाई की कॉलम के अंदर, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो मिनिमम ऑफ 6 टाइम द डाई ऑफ द मेन रीइंफोर्समेंट या 300 mm से कम होगा। ये पिच क्या होती है? जैसे ये आपका कॉलम है, ये मेन सरिया है, तो यहाँ पे आप ऐसे सरिया प्रोवाइड, ये लेटरल टाइज प्रोवाइड करते हो या आप लेटरल टाइज प्रोवाइड करते हो इस टाइप की, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं लेटरल टाइज। और इनकी जो स्पेसिंग होती है वो क्या होगी? मिनिमम ऑफ 16 टाइम द डाई ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट या फिर 300 mm। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई लॉन्ग कॉलम है तो उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, और उसका जो फैक्टर होता है रिडक्शन कोफिशिएंट फॉर लॉन्ग कॉलम, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48 टाइम लिस्ट लेटरल डायमेंशन। 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48 टाइम लिस्ट लेटरल डायमेंशन। तो रिडक्शन फैक्टर फॉर लॉन्ग कॉलम ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर टू वे एक्शन दैट इज पंचिंग shear द कैलकुलेटेड shear स्ट्रेस टाउ वी शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन। तो अगर टू वे shear है, फाउंडेशन का क्वेश्चन है, अगर टू वे shear है तो जो पंचिंग shear है उसको फॉलोइंग रिलेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। टाउ वी शुड बी स्मॉलर देन के इंटू टाउ सी। टाउ वी यानी कि जो हमारा shear स्ट्रेस लगना लग रहा है वो किससे कम होना चाहिए? के इंटू टाउ सी से। तो इसके अंदर जो टाउ सी की वैल्यू है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टू वे shear के अंदर। तो ये आपको दोस्तों पता होनी चाहिए। जो टू वे shear होता है उसके अंदर टाउ सी की वैल्यू क्या होगी? 0.25 रूट ऑफ एफ सी के अगर लिमिट स्टेट मेथड, 0.16 रूट ऑफ एफ सी के अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। टू वे shear के केस में 0.16 रूट एफ सी के WSM में, 0.25 रूट एफ सी के LSM के अंदर। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और जो के की वैल्यू है, जो के यानी कि कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0.5 प्लस बीटा। और ये बीटा किसके बराबर होता है? बी अपॉन ए। बी यानी कि शॉर्ट साइड, ए अपॉन लॉन्ग साइड। के की वैल्यू होती है 0.5 प्लस बीटा। बीटा क्या है? लॉन्ग साइड अपॉन शॉर्ट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आरसीसी फुटिंग इज नॉट एक्सटेंड इन द प्लॉट ऑफ द नेबरिंग हाउस द टाइप ऑफ फुटिंग प्रेफर्ड इज। तो भैया आपके पास स्पेस कम है और आपकी जो आरसीसी फुटिंग है पड़ोसी के घर में नहीं जानी चाहिए, तो आप कौन से टाइप की फुटिंग का यूज करोगे? तो आप स्ट्रैप फुटिंग का यूज करोगे। कौन सी फुटिंग? स्ट्रैप फुटिंग। आप स्ट्रैप फुटिंग का यूज करोगे। स्ट्रैप फुटिंग कैसी होती है ये आप देख सकते हो। एक फुटिंग ये, दूसरी फुटिंग ये, बीच में आप ये बीम लगा दी, इस बीम को हम बोलते हैं स्ट्रैप बीम। इस बीम को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रैप बीम बोलेंगे। और ये पड़ोसी के घर की दीवार है, फुटिंग ऑफ दी वॉल। तो आपकी प्रॉपर्टी लाइन से बाहर आपकी फाउंडेशन नहीं जानी चाहिए, तो हम स्ट्रैप फुटिंग का यूज कर सकते हैं। और स्ट्रैप को हम किस लिए यूज करते हैं? ताकि जो ओवर टर्निंग मूवमेंट होता है इसेंट्रिक लोड की वजह से उसको रिस्ट्रेन करे। भैया आपके पास जगह कम थी, आपने अपने घर में ही फुटिंग लगाई, तो इसेंट्रिक लोड आ सकता है, यानी कि सेंटर लाइन के लॉन्ग लोड नहीं लगेगा, तो उसको लिए हम स्ट्रैप का यूज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन रेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फाउंडेशन होती है वो किस चीज़ के ऊपर रखी हुई होती है? तो वो सबग्रेड होती है या फिर फाउंडेशन सोयल, इन दोनों के ऊपर रखी होती है। यह आपकी फाउंडेशन है, ये कहाँ पे रखी हुई है? तो फाउंडेशन की सोयल के ऊपर या फिर सबग्रेड के ऊपर, दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, bottom bar under the column are extended into the interior of the footing slab to a distance greater than। तो जो आपकी फुटिंग स्लैब है, ये आपकी फुटिंग स्लैब है, तो ऐसे ही उधर है। तो जो बॉटम बार है इंटीरियर ऑफ द फुटिंग स्लैब, तो वे कितने डिस्टेंस तक एक्सटेंडेड होते हैं? जो कॉलम का सरिया होता है वो कितने डिस्टेंस तक एक्सटेंडेड होएगा? तो ये डिस्टेंस कितना है? 42 टाइम डाया फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द कॉलम। 42 टाइम डाया फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द कॉलम, इतने डिस्टेंस तक ये एक्सटेंडेड रहेगा। जैसे कि यह आपकी फुटिंग थी, तो जो कॉलम का सरिया है वो कहाँ तक एक्सटेंड रहेगा? जो ये वाला डिस्टेंस है 42 टाइम डाया फ्रॉम द आउटर एज, जो आउटर एज है उससे 42 टाइम जो डाया है यहाँ तक ये सरिया आएगा। जो ये वाला सरिया ये कहाँ तक आएगा? ये यहाँ तक आएगा, 42 टाइम डाया फ्रॉम दी आउटर एज। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में आया तो इस वजह से ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। बस आपको ये रट लेना है, इसका अपने को डेरिवेशन वगैरह नहीं करना, बस पता होना चाहिए बूझ क्या रहा है कि जो
कॉलम का सरिया वो कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, 42 टाइम डाया फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कंबाइंड फुटिंग इफ शियर स्ट्रेस एक्सटेंडेड द 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर नॉमिनल स्टीरअप्स प्रोवाइडेड इज। तो अगर कंबाइंड फुटिंग के अंदर शियर स्ट्रेस आपका 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा तो आपको कितनी लेग स्टीरअप्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, 12 लेग स्टीरअप्स। अगर 5 kg से कम है तो 5 kg से कम है तो 8 लेग की स्टीरअप्स हम यूज करेंगे। अगर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से शियर स्ट्रेस ज़्यादा तो आप कितनी करोगे, 12 लेग स्टीरअप्स। ये आपके 2 लेग स्टीरअप्स हो गई, ये आपकी 3 लेग स्टीरअप्स हो गई, और ऐसे ही आप ऐसे बना सकते हो, ये आपकी 4 लेग स्टीरअप्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिक चिमनी स्टेबल इफ द रिजल्टेंट थ्रस्ट लाई विद इन द मिडल। तो जो ब्रिक चिमनी होती है वो स्टेबल रहेगी, जैसे ये आपकी ईंटों की बनी हुई चिमनी है, तो ये कब तक स्टेबल रहेगी, जो आपका रिजल्टेंट थ्रस्ट है, जो फोर्स है, वो मिडल 1/3 पोर्शन के अंदर लगे, जो मिडल 1/3 पोर्शन के अंदर लगे। और ये वाला क्वेश्चन हमने सोयल में भी देखा था, इरीगेशन में भी देखा था, ग्रेविटी डैम में भी देखा था, और यहाँ भी देख रहे हैं, और ये 2023 के अंदर भी आया था ये क्वेश्चन। इसके अंदर बस आपको ये याद रखना है, जो इसेंट्रिसिटी होती है वो d/6 से कम होगी। सोयल में भी हमने देखा था इसेंट्रिसिटी l/6 से कम होगी, स्टील में भी देखा था कि इसेंट्रिसिटी l/6 से कम होगी। 2023 में क्वेश्चन आया था तो वहाँ भी यही क्वेश्चन था। तो अगर आप जो इसकी इसेंट्रिसिटी है वो किससे कम होनी चाहिए, l/6 से। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो टोटल विड्थ है l/6 इधर, l/6 इधर, तो विड्थ कितनी हो गई इसकी, विड्थ हो गई इसकी l/3। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किसके अंदर रहना चाहिए, मिडल 1/3 पोर्शन के अंदर रहना चाहिए, ताकि कोई भी टेंशन डेवलप ना हो, कोई भी टेंशन डेवलप ना हो। फॉर नो टेंशन एट इट्स बेस, जो इसेंट्रिसिटी है वो d/3 से कम रहनी चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपके इस साल भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम हेडरूम ओवर स्टेयर मस्ट बी। तो जो सीढ़ियाँ होती हैं उसके ऊपर मिनिमम हेडरूम हम कितना प्रोवाइड करेंगे, 200 सेंटीमीटर, यानी कि 2 मीटर के आसपास। जैसे आपकी सीढ़ियाँ, तो कितना जगह आपकी अवेलेबल होनी चाहिए, 2 मीटर के आसपास जगह आपकी अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस विड्थ ऑफ रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट h इज जनरली टेकन एज। तो जो रिटेनिंग वॉल जिसकी हाइट h है उसकी बेस विड्थ हम जनरली कितनी लेते हैं, 0.6 h। उसकी बेस विड्थ हम कितनी लेंगे, 0.6 h। जैसे आपको डायग्राम देख लेते हैं, ये आपकी रिटेनिंग वॉल है, इसकी हाइट अगर h है तो इसकी बेस विड्थ आप कितनी प्रोवाइड करोगे, 0.6 h। कितनी, 0.6 h। उसके अलावा इसके अंदर हमें क्या शियर की प्रोवाइड करते हैं, शियर की क्या होती है, बहुत जगह आता है ये वाला क्वेश्चन भी, तो आप देख सकते हो शियर की कैसी होती है। जब इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे या फिर ऐसे लगेगा तो जो शियर की है इसको इधर उधर जाने नहीं देगी, इधर उधर इसको जाने नहीं देगी, तो ये शियर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्टोरी हाइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आरसीसी वॉल, यानी अगर किसी बिल्डिंग की हाइट और उसकी लेंथ दोनों इक्वल हो तो परसेंटेज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ हम कितनी कंसीडर करेंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ को हम 10% से इंक्रीज कर देते हैं। अगर किसी बिल्डिंग की हाइट और उसकी लेंथ बराबर है तो उसकी स्ट्रेंथ हम कितने % से इंक्रीज कर देते हैं, 10% से इंक्रीज कर देते हैं। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल कैन सेफली बी यूज फॉर ए हाइट नॉट मोर देन। तो जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल होती है वो हम कितनी हाइट तक के लिए यूज कर सकते हैं, वो हम 6 मीटर तक की हाइट के लिए यूज कर सकते हैं। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल कितनी हाइट तक के लिए यूज कर सकते हैं, 6 मीटर तक की हाइट के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज W इज द वेट ऑफ द रिटेनिंग वॉल, P इज द ओरिजोनटल अर्थ प्रेशर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग इज। तो जैसे आपकी रिटेनिंग वॉल अभी हमने देखी, ये आपकी रिटेनिंग वॉल है जैसे कि, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग हम वो कितना कंसीडर करते हैं, वो हम 1.5 कंसीडर करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग रिटेनिंग वॉल में 1.5 हम कंसीडर करते हैं, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज द प्रोडक्ट ऑफ। तो जो प्री स्ट्रेसिंग का लॉस होता है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट की वजह से, वो किस चीज़ का फंक्शन होता है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जो प्री स्ट्रेसिंग करी है आपने श्रिंकेज की वजह से उसमें लॉस हो जाता है, वो प्री स्ट्रेस नहीं रह पाता, तो वो किसके बराबर रहता है, क्या फैक्टर होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट के प्रोडक्ट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लोडिंग ऑन ए सिंपली सपोर्टेड प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड द सेंट्रोइड ऑफ टेंशन शुड बी प्रोफेरेबली बी। तो सिंपली सपोर्टेड बीम आपकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो इसके अंदर जो आप प्री स्ट्रेसिंग करोगे तो टेंडम क्या होते हैं, जो स्टील के धागे होते हैं, टेंडम क्या होते हैं, स्टील के धागे, तो उनकी प्रोफाइल क्या होगी, वे किस शेप में होगी। तो जैसे ये स्टील के ये टेंडन हो गए, स्टील के पतले पतले धागे होते हैं, इनके अंदर हम फोर्स लगा के इसको खींचते हैं और इसके अंदर प्री स्ट्रेसिंग देते हैं इसको। तो इनके जो ये शेप है, जो आपको ये शेप दिख रही है वो किस शेप की है, वो
ए पैराबोलिक प्रोफाइल विद द कन्वेक्स डाउनवर्ड, ये पैराबोलिक प्रोफाइल है विद कन्वेक्स डाउनवर्ड, इस साइड कन्वेक्स कन्वेक्स डाउनवर्ड, और ऊपर से देखेगा तो कनकेव दिखाई देगा। और ये याद रखना आपको, प्री स्ट्रेसिंग के अंदर जो टेंडम की प्रोफाइल होती है वो क्या होती है, मिरर इमेज ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका कैसा होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा होता है। तो इसके अंदर जो स्टील को हम प्रोवाइड करेंगे वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, ऐसे प्रोवाइड करेंगे जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि मिरर इमेज होती है, टेंडम की प्रोफाइल क्या होती है, मिरर इमेज ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पज ऑफ रीइंफोर्समेंट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज, तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, उसका पर्पज क्या होता है, उसका पर्पज होता है, प्री स्ट्रेसिंग का पर्पज क्या होता है, इनिशियल कंप्रेशन इन दी कंक्रीट। यह आपकी कंक्रीट है, आपने लोहे के स्टील के इसके अंदर वायर डाल के यहाँ से इसको दबा देते हो, लोहे के तारों को खींचते हो, इन लोहे के तारों को खींचोगे तो क्या होगा, इस कंक्रीट को आप क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। टू इनिशियल कंप्रेशन इन दी कंक्रीट, टू इम्पार्ट इनिशियल कंप्रेशन इन दी कंक्रीट। प्री स्ट्रेसिंग का क्या काम होता है, कंक्रीट के अंदर कंप्रेशन को प्रोवाइड करना। तो ठीक है दोस्तों, अपनी आरसीसी है वो कंप्लीट हो गई, हमने रिटेनिंग वॉल देख ली, प्री स्ट्रेसिंग वाला पार्ट भी देख लिया, स्लैब वाला भी किया। आज का लेक्चर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे और थोड़े डिफ़िकल्टी क्वेश्चन थे सारे, और हमारा ये सीरीज़ करने का पर्पज़ भी यह था कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं आपके सारे भी हो जाएं, क्योंकि ईजी क्वेश्चन तो आप नॉर्मली कर ही लेते हो, और क्वेश्चन तो ये भी वैसे ईजी ही थे क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कोई नए क्वेश्चन नहीं थे ये, और ज़्यादातर लेटेस्ट वाले ही क्वेश्चन थे। तो ठीक है दोस्तों, आपको आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको याद कर लेने हैं कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा इनके लिए। तो ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए, रोज़ 1 से 2 सब्जेक्ट को रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।